तो दोस्तों नमस्कार। विज़न यूपी टेट 2026 के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये जानता हूँ थोड़ा सा क्लास लंबी हो रही है, लेकिन जो भी चीज़ आप सीख रहे हो सबसे पहले उसको क्यों सीख रहे हो ये समझो। ये जितने भी आप मनोवैज्ञानिक, इनका बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है, वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट दिया है या जो भी कथन कहा है, जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, उससे हर बार यूपी टेट और सुपर टेट में ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं। और जब आप पढ़ेंगे इनके बारे में, थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज रहेगा, तो जब भी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये कथन उन्होंने दिया था। क्योंकि सीधे सीधे किसी चीज़ को रटना मुश्किल होता है, जब आप इस चीज़ को रिलेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमको समझ में आता है। तो इसलिए ये क्लास आप बिल्कुल स्किप मत करिए। इसके बाद हम बहुत फास्ट चलेंगे, लेकिन इसमें जो भी वैज्ञानिक है, जो भी मनोवैज्ञानिक है या जो भी साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके बारे में हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक आपने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था मॉन्टेसरी के बारे में, क्योंकि आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें इन लोगों का बहुत योगदान है। आपने जैसे पढ़ा कि पेस्टोलॉजी का, और इनका आजकल आधुनिक शिक्षा में पूरा का पूरा इनका कॉन्सेप्ट चल रहा है। जो जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था बिल्कुल सब कुछ आजकल जो टीएलएम है, ये कैनवेसियस जो थे उनकी टीएलएम प्रणाली और लर्निंग बाय डूइंग, सब कुछ उन्हीं का आजकल प्राइवेट स्कूलों में या जो भी इवन प्राइमरी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर केंद्रीय विद्यालय की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरी जो टेक्निक है आजकल गतिविधि द्वारा शिक्षण पे ही जोड़ दिया जाता है, या खेल द्वारा शिक्षण का, जिसको फ्रॉबेल ने दिया था, रूसो ने जो व्यवहार प्रकृतिवाद से जोड़ कर कहा था, तो सब कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। आप इस चीज़ को बहुत समझेंगे। तो आइए अब आते हैं चार्ल्स डार्विन। देखिए चार्ल्स डार्विन ने सीधा तो कोई बाल मनोविज्ञान में कोई रोल तो इन्होंने दिया नहीं, परंतु इनका क्या था कि इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी। चार्ल्स डार्विन के बारे में बता दूं कि ये अपनी कक्षा के बहुत ही एवरेज छात्र थे। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो हमारी कक्षा के बहुत, अपनी कक्षा में बहुत ही एक एवरेज और सामान्य, ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़े टॉपर थे, सिर्फ एक चीज़ था कि वो लगनशील थे। उसी तरह से जो चार्ल्स डार्विन है ये भी लगनशील व्यक्ति वाले थे और कुछ ना कुछ नया करने का सोचते रहते थे। तो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस का दिया, सर्वाइवल का दिया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। तो डार्विन जी का पहले परिचय देते हैं कि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और ये जीव महान वैज्ञानिक थे, जीव विज्ञानी। इन्होंने विकासवाद, किस तरह से हमारा विकास हुआ है इंसानों का या विभिन्न प्रकार के जीव का, सारे जीव कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे एक कॉमन सी बात आपको बता दूं कि सब जीव के बारे में इन्होंने एक थ्योरी दी कि जैसे हर जीव के पास एक अपना सूंघने की कोई अंग होता है, चलने के लिए पैर होते हैं, और कुछ काम करने के लिए हाथ होते हैं। चिड़िया में ये हाथ परिवर्तित हो जाते हैं पंख के, हाथ का जो काम हमारे में वो काम चिड़ियों का कन्वर्ट हो जाता है पंख में, उनको उनका इवोल्यूशन उड़ने के रूप में हो जाता है। इसी तरह मछलियों में ये चीज़ फिन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और इस तरह से, और जिस तरह से अडेप्ट करते हैं जीव, उस तरह से उनके अंदर स्पेशल अंग डेवलप हो जाते हैं। जैसे तैराकी के लिए मछली को अपने हाथों, अगर हम तैरेंगे तो हमें लगातार अपने हाथ को मूव करना है, तो वो इस तरह से इवैल्यूएट हुए जिस तरह से उनको पानी में रहने में मदद मिले। तो ये थ्योरी इन्होंने, डार्विन जी ने दी थी। तो इनकी थ्योरी क्या है? विकासवाद की, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब कैसे सभी जो जीव जंतु हैं इनका विकास किस प्रकार हुआ है, पानी में रहने वाले जीव का विकास किस प्रकार हुआ है, धरती पर रहने वाले का, या उभयचर जो दोनों जगह रहते हैं उनका विकास किस प्रकार हुआ है। और स्ट्रगल, संघर्ष का सिद्धांत। अब ये कहते हैं कि जो जीव होते हैं वो आपस में स्ट्रगल करते हैं और जो ज़्यादा फिट होता है वही सर्वाइव कर पाता है। यही कारण है कि देखिए बहुत सारे जीव आजकल विलुप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल में जीत नहीं पाए, लेकिन जो उस स्ट्रगल में जीत पाए उसमें से कुछ आज भी एग्जिस्ट करते हैं। प्राकृतिक चयन का सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रकृति खुद से अपने मन पसंदीदा को, जैसे जीव जो है अपने मन पसंदीदा चीज़ को का चयन करते हैं, उसी पर प्रकृति भी जीवों का चयन करती है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो योग्यतम होता है वही जीवित रहता है। तो जो जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं, बाकी कमजोर जीव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, जो प्रकृति के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। डायनासोर ऐसे ही खत्म हो गए। आज देखोगे आजकल गिद्ध बहुत कम दिखाई देते हैं, तो वो भी समझ लीजिए विलुप्त होने वाले थे। जब हम लोग छोटे थे बचपन में, तो खुद अगर एक को जानवर को मर जाए तो समझ लिया कि गिद्ध, एकदम कहते हैं ना गिद्ध की तरह आँख गड़ाया है, तो गिद्ध दिखाते हैं। लेकिन आज के बच्चों को आप पूछे कि बेटा गिद्ध क्या होता है, वल्चर क्या होता है, वो पहचान नहीं पाएंगे। अपनी जनरेशन के जो लोग हैं, शायद हमारी जनरेशन के बाद के लोग तो बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। तो इन्होंने ये थी ना, तो इनका शिक्षा में जो भी थ्योरी था इनका अनुकूलन था। तो अनुकूलन जो भी थ्योरी दी है उसका शिक्षा में क्या कहा था?
देखिए, बच्चे का विकास जिस प्रकार थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जीवों के लिए, उसी तरह ये बच्चे के विकास के लिए भी उतना ही सत्य है। और इन्होंने ये कहा कि प्रकृति का प्रभाव पड़ता है तो वातावरण का प्रभाव तो शिक्षा में पड़ता ही पड़ता है। और व्यक्तिगत भिन्नताओं पे इन्होंने जोर दिया था। जिस प्रकार जीव अपने रहने के लिए व्यक्तिगत भिन्नताएं डेवलप करते हैं, कि थल वाले अलग व्यक्तिगत विभिन्नता रहेंगे, कि थल वालों के पास, जो थल में रहते हैं वो पानी में नहीं रह सकते, जो पानी में रहते हैं वो बाहर नहीं रह सकते। तो अगर जो थल में रह रहे हैं उनके अपने स्पेशल अंग होंगे। जैसे बंदर है वो पेड़ों में रहता है तो उसकी बॉडी उस तरह से डेवलप हो गई। जो मछलियाँ हैं और कछुआ है, तो कछुआ इस तरह से डेवलप हुआ है कि वो ज़मीन में भी रह सके और पानी में भी रह सके। तो हर इवन व्यक्तिगत जीवों में ही व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती, इंसानों में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो इन्होंने एक कृति लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी आता है कि कौन सी बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, की कैसे ही स्पीसीज की, जीवों की उत्पत्ति हुई। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका कथन है? चार्ल्स डार्विन का, याद रखिएगा। क्या क्या दिया था इन्होंने? इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन दिया था कि जो नेचर सेलेक्ट करता है वही रहते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है जीवों को, इन्होंने ये दिया था। एडेप्टेशन, अनुकूलन, कि जो अनुकूल हो पाते हैं प्रकृति से वही सर्वाइव कर पाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सर विलियम वुंड के बारे में। विलियम वुंड जो हैं ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। ये प्रथम मनोवैज्ञानिक थे और इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1879 में मनोविज्ञान प्रयोगशाला, ये पहले व्यक्ति थे जो मनोविज्ञान के एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोगशाला डेवलप किए 1832 में। अभी तक क्या था दोस्तों कि जो भी अभी तक कथन दे रहे थे उनके थ्योरेटिकल थे, मतलब उन्होंने करके नहीं दिखाया था, उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, अवलोकन किया और उस पर अपनी थ्योरी दे दी, और थोड़ा बहुत उसका प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं सही भी था तो उसको लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन विलियम वुंड ऐसे पहले व्यक्ति थे, कहाँ के थे? जर्मनी के, जो जर्मनी वाले थोड़ा खतरनाक होते भी हैं। तो 1879 में इन्होंने अपनी पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला लेप्जिग यूनिवर्सिटी में बनाई। और मनोविज्ञान को इन्होंने, देखिए जब किसी भी विषय का एक्सपेरिमेंट होने लग जाए तो वो समझ लीजिए कि विज्ञान हो गया, उसमें अब करके प्रूफ करके ही कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। तो इन्होंने पहली प्रयोगशाला दी और स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत की। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरलिज्म का होता है कि मन को, जो इंसान का मन है उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें चेतना का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपके मन को बांट दिया गया तो उसका एक चेतन मन होगा, एक अवचेतन मन होगा। कई बार जैसे आप सोच के चीज़ें करते हैं और कई बार आप बिना सोचे कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है तो वो अवचेतन हुआ। तो स्ट्रक्चरलिस्ट को इन्होंने ये कहा कि जो मन होता है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ होता है। इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रो मतलब खुद का, इंस्पेक्शन मतलब जांच करना, आत्मनिरीक्षण करना, अपने अनुभवों का विश्लेषण करना। व्यक्ति अपने मन की अवस्था बताता है। इन्होंने इसमें कहा इंट्रोस्पेक्शन में कि जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें एक एक्सपेरिमेंट पे एक जगह पे कई लोगों को उस सिचुएशन पे रखा और फिर सबके इंस्पेक्शन करने को कहा और उनका अनुभव पूछा और अनुभव पूछकर उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा और उससे अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया और इसी को इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है, आत्मनिरीक्षण। मनोविज्ञान की परिभाषा इन्होंने क्या किया कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है, मतलब स्वयं की चेतना का विज्ञान। अब शिक्षा में क्या महत्व है? मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में, कि जब बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है तो उसकी मानसिक प्रक्रिया क्या हो सकती है, इस तरह की चीज़ों को इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसी को इन्होंने महत्व दिया। प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया। प्रयोगात्मक का मतलब है भाई प्रयोगशाला बनाई तो प्रयोग करके उसको प्रूफ भी किया। बाल विकास के अध्ययन में सहायता की, कि बाल विकास किस प्रकार अध्ययन होता है उसके बारे में सहायता की। प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इनकी प्रमुख कृति थी। इसके लिए कौन सा लिखा? प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजिस्ट थे लेकिन चूंकि इन्होंने बाल मनोविज्ञान को साइकोलॉजी से अलग कर दिया। क्या किया? बाल मनोविज्ञान को साइकोलॉजी से अलग कर दिया। अभी तक इसके पहले क्या होता था कि बाल मनोविज्ञान और साइकोलॉजी एक साथ पढ़ी जाती थी, फिलॉसफी, तो इन्होंने उसको अलग कर दिया। इनका क्या था? पहली प्रयोगशाला की इन्होंने स्थापना की। सबसे बड़ा इनका क्या था? मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाया। ठीक है, इसके पहले वो मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान फिलॉसफी के साथ पढ़ा जाता था, तो इन्होंने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बना दिया और स्वतंत्र विषय नहीं बनाया, उसको विज्ञान बना दिया। तो और क्या कहा गया? इनका मुख्य जो कथन है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। तो एक इसमें सब देखिए, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन हो गए। पहले तो एक यही हो गया कि स्ट्रक्चरलिज्म
मन के छोटे छोटे भागों में किस मनोवैज्ञानिक ने बांटा है? तो एक हमारे कौन से हो गए, विलियम वुंट ने ऐसा किया है। तो स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत किसने की? स्ट्रक्चरलिज्म मतलब मन के छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का, ये काम किसने किया था? सर विलियम वुंट ने। दूसरा क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? सर विलियम वुंट को। कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की? कहाँ की? लिजपिंग यूनिवर्सिटी में प्रथम 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की और बाल मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पहचान दिलाई, उसको एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट इन्होंने बनाया। कौन थे ऐसा करने वाले? सर विलियम वुंट। अब देख लीजिए इसमें साइकोलॉजी लैब 1879 में, याद रखिएगा विलियम वुंट का काम है ये। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन्होंने स्थापित की, स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत की, इंट्रोस्पेक्शन मेथड आत्मनिरीक्षण मेथड की स्थापना की, उस पर एक्सपेरिमेंट किए और मॉडर्न साइकोलॉजी का इनको जनक कहा जाता है, मॉडर्न साइकोलॉजी का। एडवर्ड थॉर्नडाइक, बिल्ली वाले काका जी को हम एडवर्ड थॉर्नडाइक बोलते हैं। अरे ऐसे याद रखिएगा, थॉर्नडाइक बिल्ली, तो बिल्ली पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। यही क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बिल्ली को के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो क्या याद रखिएगा आप? थॉर्नडाइक, बिल्ली वाले काका जी। इन्होंने बिल्ली को एक पिंजड़े में उठा के उसको बंद कर दिया और उसमें एक लीवर रखा था, जब वो लीवर दबता था तभी दरवाज़ा खुलता था। अब बिल्ली बेचारी निकलने के लिए परेशान, तो जैसे परेशान थी तो अचानक से एक बार गलती से उससे वो लीवर दब गया और जैसे लीवर हुआ दबा, बिल्ली रफू चक्कर हो गई। फिर उन्होंने उसको बंद किया, फिर वो परेशान, फिर लीवर दब गया गलती से, फिर से बिल्ली गायब हो गई। फिर उन्होंने ऐसा किया, ऐसा 3-4 बार किया। तो जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ समय बाद बिल्ली को उतना प्रयास नहीं करना पड़ रहा है जितना वो पहली बार में किया था। जैसे जैसे पड़ी चलता गया, अगर पहली बार उससे लीवर 5 मिनट में दबा था तो अगली बार 4 मिनट में दबा, उससे अगली बार 3 मिनट में, और जब और अभ्यास हो गया तो तुरंत ही जैसे ही वो पिंजरे में घुसती थी तुरंत बिल्ली लीवर दबा देती थी। तो इनका कहाँ के वैज्ञानिक थे ये? 1874 में इनका जन्म हुआ था, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग के जनक कहा जाता है, सीखो और गलती करो। ठीक है, ट्रायल और एरर लर्निंग, ये क्वेश्चन आता है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में आता है। फिलहाल इसको ट्रायल, गलती करके सीखो, प्रयास और सीखो, प्रयास और अभ्यास का ये मुख्य सिद्धांत है, ट्रायल और एरर। उत्तेजन प्रतिक्रिया संबंध, स्टिमुलस रिस्पॉन्स संबंध, ऐसे एसआर रिस्पॉन्स इसी को बोलते हैं। एसआर रिस्पॉन्स कौन देने वाले थे? क्वेश्चन आता है इस पे दोस्तों, स्टिमुलस। देखिए स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है? स्टिमुलस होता है कि प्रभावित करने वाला, और रिस्पॉन्स उसका क्या होता है, उसके रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है। तो एसआर थ्योरी जो है, जैसे एसआर थ्योरी को एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपको जलेबी बहुत पसंद है, तो जैसे ही आपके पास जलेबी आएगी तुरंत आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये तो जलेबी क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, और रिस्पॉन्स में क्या हो गया, आपके मुंह में पानी। तो इस तरह से अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके हैबिट में है, जो व्यवहार में है, तो अगर वो चीज़ होगा, तो जैसे एक समझ लीजिए कि जैसे सैटरडे है, ठीक है, सैटरडे आया, अगले दिन संडे है, तो आपको सैटरडे के दिन ज़्यादा खुशी महसूस होगी। आप अगर खेलने का टाइम जैसे ही आ गया तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की उत्तेजना आ जाएगी। तो खेल यहाँ पे स्टिमुलस है, और जो आपके अंदर खेलने की उत्तेजना आ रही है वो रिस्पॉन्स है। इसी को स्टिमुलस रिस्पॉन्स संबंध कहा गया है। अब पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, बिल्ली को पिंजरे में रखा था, बाहर आने के लिए प्रयास किया, बार बार कोशिश की और बाद में सफल हो गई। तो इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग के लॉ ऑफ इफेक्ट दिया और कहा कि सही प्रतिक्रिया से अगर संतोषजनक रिजल्ट मिलता है तो सीखने में मजबूती होती है। अगर मान लीजिए कि वही बिल्ली सर पटकती रहती, लीवर दबाती रहती और दरवाज़ा नहीं खुलता, उसको वो संतोष नहीं मिलता, वो बाहर ही नहीं आ पाती, तो क्या वो लीवर दबाना सीखती? नहीं सीखती। तो इसी को लॉ ऑफ इफेक्ट कहा जाता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी है कि अभ्यास से, मतलब जब एक बार किया तो ज़्यादा टाइम लिया, दूसरी बार कम टाइम, ऐसे जितनी बार उसने अभ्यास किया उतना कम कम टाइम होता चला गया, और उसके बाद उसको कई दिन बाद भी डाला गया ना तो खट से वो लीवर दबाएगी और बाहर आ जाएगी। तो ये होता है कि एक्सरसाइज से उसका आधार जो है वो बहुत मजबूत हो जाता है। लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयार होने पर सीखना बेहतर है, कि जब कोई चीज़ कोई सीखने के लिए रेडी हो तभी उसको सिखाओ। अगर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं तैयार है तो क्या, तो घोसत रहा वो पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि उसका मन नहीं है। अभी क्या करना, कह दो बेटा अभी पढ़ लो, उसके बाद मोबाइल देंगे, देखिए बच्चा तुरंत सब काम, उसकी सीखने की रेडीनेस बढ़ जाएगी, बहुत तेज़ी से सीखेगा वो। अब शिक्षा में महत्व क्या है? अभ्यास का महत्व होता है, पुरस्कार व दंड का प्रभाव होता है। अगर मान लीजिए या तो बच्चे डर से पढ़ते हैं पुरस्कार से, आपने कोई चीज़ कहा कि जो बच्चा मैथ के सवाल करेगा उसको बिस्किट दिया जाएगा,
या उसको सेब दिया जाएगा या उसको चॉकलेट दिया जाएगा, देखिए उस बच्चों में ऑटोमेटिक एक उत्तेजना आ जाएगी, उसको सीखने की ललकता बढ़ जाएगी। तो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए कि जब भी बच्चे सही प्रतिक्रिया दें, बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए, पुरस्कार दिया जाए और अभ्यास के अवसर दिए जाएं। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन, इन्होंने क्या किया था, ट्रायल एंड एरर दिया, लॉ ऑफ इफेक्ट दिया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज दिया, लॉ ऑफ रेडीनेस दिया, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, बिल्ली, तो बिल्ली वाले काका जी हैं थॉर्नडाइक हमारे। अब वोल्फगैंग कोहलर, इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था, वोल्फगैंग कोहलर सूझ का, थॉर्नडाइक का और इनके में थोड़ा सा अंतर है। इनका क्या है कि इन्होंने कहा था कि सूझ, जब कोई किसी परिस्थिति में रहता है तो वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और उससे सूझ डेवलप होती है, उससे वो सीखता है। तो एक चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तानवा रानी, उसको एक इन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया और वहाँ पे डंडे वंडे और बॉक्स वॉक्स रख दिए, जैसे कि आपको देखिए चित्र में दिख भी रहा है, और ऊपर केला लटका दिया। अब भाई चिंपैंजी को लगी भूख, तो उसमें सोचने की क्षमता तो होती है, अब वो पहुँचे तो पहुँच ही ना पाए। फिर थोड़ी देर प्लान किया कि इधर से उसको लगाया, बॉक्स लगाया, थोड़ा सा समय लगा और बॉक्स वॉक्स लगा के डंडा वंडा जोड़ के वो केले तक पहुंच गया। तो उसको ज़रूरत थी केला खाने की, इसके लिए उन्होंने सूझ भी डेवलप किया और केले तक पहुंच गया। तो कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। और आहा मूवमेंट इसमें होता है, जबकि थॉर्नडाइक ने क्या किया था, अभ्यास का सिद्धांत दिया था, ट्रायल और एरर, सीखो, गलती करो, उससे सीखो और बार बार प्रयास करते रहो। तो इनका जन्म कोहलर जी का 1887 में जर्मनी में हुआ था। जेसॉल्ट मनोवैज्ञानिक थे, इंसाइट लर्निंग के जनक थे। इंसाइट मतलब सूझ, अंदर के सूझ के। मुख्य सिद्धांत क्या था, सूझ द्वारा सीखना, मतलब अपनी बुद्धि के द्वारा सीखना। अगर आपके अंदर बुद्धि है तो परिस्थितियों में आप आसानी से सीख सकते हैं, अगर आप सोचते रहेंगे तो आपको अचानक समाधान मिलेगा। ट्रायल और एरर इसको सपोर्ट नहीं करते हैं ये कोहलर जी। चाहे से चिंपैंजी का से कोहलर, याद रखिएगा, चिंपैंजी पे कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम सुल्तान था। ये भी क्वेश्चन आता है, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, हमारे कोहलर जी ने। चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया, क्या देखिए, चिंपैंजी, सा से चिंपैंजी और सूझ का सिद्धांत, इसको अच्छे से समझ लीजिए। चिंपैंजी का नाम सुल्तान था, ठीक। अचानक समझ को इन्होंने आहा मूवमेंट किया। इसमें क्या करता है कि जो भी स्टूडेंट है वो उस परिस्थिति में रह के उसको सोच के उसका सोल्यूशन निकालता है। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर के लिए कहा था और कोहलर ने इनसाइट लर्निंग, सूझ का सिद्धांत। शिक्षा में महत्व, समझ पर आधारित सीखना, सोचने की क्षमता बढ़ाना, समस्या समाधान कौशल। अब ये आपको समझ में आ गया। इवान पावलोव, देखिए पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कुत्ते पे किया था, पास से पवेलियन, पास से पावलोव, और एक्सपेरिमेंट कुत्ते पे। तो पवेलियन कुत्ता समझ लीजिए, तो इससे आपको याद रहेगा कि कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो इयान पावलोव ने किया था। अच्छा, इनसे गलती से ये मतलब ये हो गया था। इन्होंने क्या किया था कि कुत्ता पाल रखा था और कुत्ता पालने के लिए इनका लैब असिस्टेंट था। वो जैसे ही घंटी बजती थी तो वो कुत्ते को खाना लेके आता था। तो जैसे उसकी चाल आती थी तो भाई कुत्ता, उसे पता था कि उसकी चाल को समझता था, कुत्ते इंटेलिजेंट तो होते ही हैं इतने। तो जैसी चाल को उसको सुनाई पड़ता था, वो महसूस करता था, उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। तो कई बार वो खाना लेके आता तो उससे लार टपकने लगती थी। तो इसी के ऊपर पावलो ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद ये देखा कि अगर कई बार जब खाना उसी टाइम पे वो खाना लेके आ रहे तब तो लार आ ही रही है, लेकिन जब खाना नहीं भी ला रहा है तो कुत्ते के मन में चल रहा है कि मेरा खाना आ रहा है, तो खाना ना आने पर भी उसमें उसके मुंह पे लार आ रही थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1849। नाम से देखिए कन्वर्ट, पावलोव, मेदवेदेव, पुतिन, ये सब रूस के होते हैं। तो पुतिन के देश के थे हमारे पावलोव जी, और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, क्लासिकल कंडीशनिंग के जनक थे। मतलब एक आदर्श स्थिति पे जनक, कि जब वो परिस्थिति होती है तो ऑटोमेटिक सीखने वाला उस पर रिस्पॉन्स करता है। ये भी एसआर संबंध के, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जैसे स्टिमुलस क्या है, खाना, और रिस्पॉन्स क्या है, कुत्ते की लार, तो उसी संबंध को ये तो कहते हैं। तो एसआर संबंध वाले कौन हो गए, पावलोव हो गए एक, इन्होंने भी इसको स्टैब्लिश किया है, और थॉर्नडाइक, ये एसआर संबंध वाले हैं दोनों। कंडीशनल रिफ्लेक्स, मतलब किस कंडीशन में कैसी रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको इन्होंने सपोर्ट किया है। डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था और भोजन को देखकर नेचुरल है कि लार आएगी आएगी। अब देखिए एक बार फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि घंटी प्लस भोजन दिया तब भी लार आ रही है, ठीक। और बाद में सिर्फ घंटी बजी तब भी बेचारे के लार आती थी, क्योंकि उसको लगता था कि हाँ खाना आने वाला है। तो उसने अपने आप को उसी रिस्पॉन्स के अनुसार फिक्स कर लिया था। उस घंटी उसके लिए स्टिमुलेशन हो गई थी, स्टिमुलेशन मतलब, और उसका जो मुंह का लार था वो ऑटोमेटिक उसी के रिस्पॉन्स में आता था। देखिए कंडीशनिंग क्या है, पहले सिर्फ भोजन पर प्रतिक्रिया होती थी,
फिर घंटी भी बजती थी और भोजन भी दिया जाता तब भी उसकी वही प्रतिक्रिया होती थी, बाद में सिर्फ घंटी बजती थी तब भी उसके मुँह से लार टपकने लगती थी। तो कहते हैं कि अगर किसी चीज़ में, जैसे मान लीजिए अनुशासन है या बच्चों का किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, अगर उसमें आदत का निर्माण हो गया तो ऑटोमेटिक वो चीज़ वो करेगा। ये लेकिन किससे होता है? अभ्यास से होता है। ये लंबी प्रक्रिया है। दोहराव का महत्व, इसमें बार बार चीज़ें जब दोहराई जाती हैं तो उसका एक अपना महत्व होता है। अनुशासन व व्यवहार से सीखना, अनुशासन क्यों जरूरी है? कि उसी पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज़ होनी चाहिए तभी वो सीख सकता है। कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी, व्यवहारवाद क्यों नहीं इन्होंने ही रखी थी? कौन थे? पावलोव जी, पावलोव, व्यवहारवाद। सीखने का वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया, तो इन्होंने कहा था लर्निंग इज ए कंडीशनल रिस्पॉन्स, कि जो लर्निंग है वो कंडीशन पे ही रिस्पॉन्स करता है। देखिए, पावलोव को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। तो व्यवहारवाद होता क्या है? देखिए, व्यवहारवाद यह है कि जो बाहरी वातावरण है उसका जो व्यवहार है वो सीखने में जो मदद करता है उसी को व्यवहारवाद कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, अगर एक बच्चा हमारी क्लास में पढ़ रहा है और वो सही आंसर दिया, हमने उसको शाबाशी दी या कुछ गिफ्ट दे दिया, तो वो क्या करेगा? इसी चीज़ को बार बार प्रयास करेगा दोहराने की, कि उसको बार बार शाबाशी मिले और बार बार उसको कुछ अच्छी चीज़ मिले। तो इस तरह से ये चीज़ उसके हैबिट में आ जाएगी, तो सीखना उसके हैबिट में आ जाएगा। इसी को व्यवहारवाद कहा जाता है। अब हमारे स्किनर, देखिए स्किनर साहब जो थे, BF स्किनर, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे पे। एक पिक्चर आई थी जिसमें चूहे का नाम था स्टुअर्ट। क्या नाम था? स्टुअर्ट लिटिल। तो स्किनर, चूहे का नाम था स्टुअर्ट, स्किनर स्टुअर्ट। इसी से आप याद कर लीजिए कि स्टुअर्ट द रैट, स्टुअर्ट द चूहा, उस पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? स्किनर ने। स्किनर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? चूहे पे। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? इनका जन्म, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इनका परिचय है कि ये जन्म 1904 में हुआ था अमेरिका में। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और ये भी ऑपरेंट कंडीशनिंग की जनक कहे जाते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग, व्यवहार परिणाम पर निर्भर, रेनफोर्समेंट। इनका कहना था कि अगर बच्चा कोई कुछ कर रहा है तो आप उसमें उसको गिफ्ट दीजिए, तो वो जो गिफ्ट है वो प्रबलन की तरह कार्य करेगा और बच्चा सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्तेजित होगा। इन्होंने क्या किया? चूहे को बॉक्स में रखा और एक लीवर बना दिया। जैसे वो लीवर दबता था तो उसको खाना मिल जाता था। अब वो चीज़ जल्दी से उसने, जब भूखा था तो जल्दी से उसने सीख लिया कि लीवर दबाने पे वो जान गया कि उसको खाना मिलता है। इसी तरह जब कोई बच्चा अगर क्लास में सीख रहा है, उसको पता है कि मैं अगर मेहनत करके ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर लूँगा, या मैं इतने नंबर ले आया, या मैं अच्छे नंबर, तो मुझे शाबाशी मिलेगी या तो मुझे गिफ्ट मिलेगा। तो वो जो शाबाशी और जो गिफ्ट है उसमें प्रबलन, रेनफोर्समेंट की तरह काम करेगा और बच्चा सीखने के लिए अधिक से ज़्यादा उत्तेजित होगा। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और निगेटिव रेनफोर्समेंट दो तरह होता है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट अच्छा व्यवहार करके बच्चों को पुरस्कृत करता है और उससे बच्चा ज़्यादा चीज़ें सीखता है। निगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है? बुरी स्थिति होती है, इसमें दंड का भी प्रावधान होता है, तो इसको जनरली प्रेफर नहीं किया जाता। गलत व्यवहार पर दंड, वो व्यवहार कम हो जाता है। जब हम गलत व्यवहार बच्चा करता है तो उसको दंड देते हैं, तो ऑफकोर्स वो चीज़ें वो सामने हमारे करने से बचता है। लेकिन इसके कुछ और भी तरीके हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उसको दंड ही दिया जाए, कुछ और तरीके से हम उसको मोटिवेट करके वो आदत छुड़वा सकते हैं। इसमें पुरस्कार द्वारा सीखना होता है, व्यवहार पर नियंत्रण किया जाता है कि जो सही व्यवहार है उस चीज़ की आदत डलवाई जाए, और लर्निंग जो होती है वो प्रोग्राम्ड होती है। स्किनर बॉक्स बिहेवियरिज्म को आगे बढ़ाया। तो बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद के हो गए हमारे पास, व्यवहारवाद के हो गए स्किनर, याद रखिएगा, ये स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, और कौन हो गए? थॉर्नडाइक। 3 वैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। इसको ऐसे याद कर लीजिए, वी से व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, बी से बिहेवियरिज्म, BSPT, BSPT याद रखिएगा, बी फॉर बिहेवियरिज्म, SPT, ठीक है, या PST, जैसे जो भी कर लीजिए आप, लेकिन ये आप याद रखिएगा बिहेवियरिज्म, स्किनर, पावलोव और थॉर्नडाइक। अब आते हैं जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था। इनके बारे में पढ़ते हैं। कहाँ से थे भैया? 1896 में इनके जन्म थे और जन्नत पे पैदा हुए थे, स्विट्ज़रलैंड में। क्या जगह है भाई? इस धरती का स्वर्ग क्या कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड। तो 1896 में थे, स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए थे। कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। जो भी साथी अगर BTC किया तो उसमें पढ़े जरूर होंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने कहा कि बच्चा जब चीज़ों को देखता है, समझता है, तो अपना वो खुद का ज्ञान बनाता है। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई बच्चा लाभ और हानि का प्रश्न कर रहा है
तो अगर हमने उसको पढ़ाया या कोई एक्सपेरिमेंट के द्वारा लाभ और हानि को समझाया, तो 2 बच्चे होंगे, उसमें लाभ और हानि के अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। इसी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। और सीखना होता है मानसिक संरचना का विकास करता है। इन्होंने मुख्य धारणा क्या थी? मानसिक ढांचे पर निर्भर करता है सीखने की क्षमता, नई चीज़ को जोड़ने पर काम करता है, ढांचा बदलना और संतुलन बनाना। विकास के चरण इन्होंने क्या है? इन्होंने विकास के 4 चरण दिए हैं। 0 से 2 वर्ष, जब 0 से 2 वर्ष तक बच्चा है तो वो अपनी इंद्रियों व क्रियाओं से सीखता है। इंद्रियों मतलब इंद्रियां कौन कौन सी? आँख हो गई, देख कर, सुन कर, सूंघ कर, इसी को इंद्रिया बोला है। ठीक है, सूंघ कर, तो सुनकर, सूंघ कर, और क्रियाओं से जो वो करता है, उसको जो महसूस होता है, उससे वो सीखता है 0 से 2 वर्ष तक। अब 2 से 7 वर्ष तक भाषा बोलने पर और कल्पना, खुद की कल्पना के विकास से वो सीखता है। कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष तक तर्क करना शुरू कर देता है, वो पूछना शुरू कर देता है। और फॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है? 11 वर्ष में अमूर्त सोच। 11 वर्ष के बाद जो बच्चे हैं वो इमेजिन करके, अमूर्त सोच मतलब इमेजिन करके, जैसे आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चों को इमेजिनेशन करा के कि सौर मंडल ऐसा होगा, उसको किसी एग्जाम्पल के द्वारा हम बच्चों को इमेजिन कराते हैं, तो बच्चों में अमूर्त सोच की क्षमता विकसित हो जाती है। इन्होंने कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट किया। कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट में क्या था कि 2 गिलास लिया गया, एक थोड़ा लंबी थी और एक चौड़ी गिलास थी, और 2 बराबर गिलास ली गई। इसमें दोनों में पानी बराबर बराबर भर दिया गया। अब इसको क्या किया कि इसमें गिलास में से, भरी हुई गिलास में से पानी उसमें डाला गया। ये बराबर भरी थी, अब ये पानी इसमें से इसमें डाला गया, दोनों बराबर थी, एक ही नाप की थी, इसमें से इसमें डाला गया, तो इसमें क्या होगा कि पानी नीचे तक ही भर जाएगा और इसमें पानी थोड़ा ऊपर तक रहेगा। तो जो छोटे बच्चे होंगे वो यही कहेंगे कि इसमें ज़्यादा पानी है और इसमें कम पानी है। लेकिन जब बच्चा 11 साल से होगा, 11 साल से बड़ा हो जाएगा, या कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट होंगे वो 7 से 11 साल वाले बच्चे भी वो बता देंगे कि दोनों में बराबर पानी है। इसी को कंजर्वेशन एक्सपेरिमेंट कहा गया। बच्चे मात्रा को समझने में गलती करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो मात्रा को समझने में गलती करते हैं, लेकिन जब आप उसको बता देंगे तो वो शायद गलती ना करे, समझ जाएगा। तो शिक्षा में इन्होंने किस बात को महत्व दिया कि बच्चों को उम्र के अनुसार पढ़ाया जाए, मतलब 0 से 2 वर्ष तक तो उनको उसी के अनुसार चीज़ें सिखाई जाए, फिर 3 से 7 वर्ष तक है तो उस तरह से चीज़ें सिखाई जाए, 2 से 7 तक। सक्रिय सीखना, गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाए। लो भाई, गतिविधि आधारित शिक्षा का तो बहुत महत्व है, तो ये ध्यान रखना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाए। इन्होंने क्या योगदान किया? सोच के विकास को समझाया, चाइल्ड साइकोलॉजी में बड़ा योगदान दिया। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो 4 स्टेज थी ना, 2 से 7, 7 से 0 से 2, 0 से 2 और 2 से 7, ये सब इन्होंने वो दिया। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज, तो इन्होंने अपना नॉलेज बच्चे खुद बनाते हैं, ये इनका मुख्य कथन है। 4 स्टेज दिया है जो आपको पढ़ा चुके हैं, स्कीमा, एसिमुलेशन, कोडेशन, कंजर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये जो कंजर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट अभी आपको बताया। अब आ जाते हैं लेव वाइगोत्स्की। कौन? लेव वाइगोत्स्की। इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1896 में रूस में हुआ था। देखिए 1800 के बाद बहुत तेज़ी से कार्य हुए, एक से एक, और बहुत अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिक हुए, और इन्होंने लगभग बहुत बढ़िया योगदान दिया बाल मनोविज्ञान को पॉपुलर बनाने में और उसको एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बनाने में। इन्होंने सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, वाइगोत्स्की को सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का जनक कहा जाता था। वाइगोत्स्की कहाँ के थे? बताइए, कहाँ के थे? रसिया के, रूस के थे। और रूस में उस समय क्या था? समाजवाद। रूस आज भी समाजवादी देश है, तो समाजवाद था, तो समाजवाद के लिए कौन से कहते हैं? डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जहाँ पे सामाजिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो। तो समाजवाद से सोशल डेवलपमेंट, आप इसको इंटर रिलेट करके याद करने के लिए रख लीजिएगा। बच्चों, इन्होंने ये कहा कि बच्चे जो हैं सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भाषा का बहुत अच्छा महत्व है। अगर आप बच्चे को एक सही भाषा के माध्यम से, जिस भाषा को वो समझ सके, और हर बच्चे की भाषा अलग हो सकती है, अगर आप भाषा को सामान्य रखेंगे, आसान रखेंगे, तो बच्चा जल्दी सीखेगा। और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे कि वो भाषा ही नहीं समझ पा रहा है। अब
एक गांव का बच्चा है, उसको आप इंग्लिश में पढ़ाने लगेंगे तो क्या समझ पाएगा? कुछ नहीं समझेगा। फ्रेंच में पढ़ाने लगेंगे, कुछ समझेगा? नहीं समझेगा। उसकी देसी भाषा में पढ़ाइए तो वो उसको महत्व को समझेगा, और क्या पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत आसानी से सरल भाषा में उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए। तो जो भी आप होने वाले टीचर हैं तो बच्चे को इस तरह से पढ़ाइए एकदम सरल भाषा में। इनका कहना था सीखना समाज से होता है, और इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की। क्या है? जो इसमें जोन ऑफ जेडपीडी जो है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो बच्चा खुद नहीं कर सकता लेकिन मदद से कर सकता है। बच्चा खुद नहीं कर पाता है लेकिन मदद से अगर आप कराएंगे तो वो कर लेगा, तो वो भी ज्ञान वो बहुत जल्दी सीख लेगा। स्कैफोल्डिंग के लिए बात की, शिक्षक बड़ा व्यक्ति सहायता देता है, धीरे धीरे सहायता कम कर देता है। जैसे मैथ के सवाल है, जैसे आपने इसको एक छोटे बच्चे को, कक्षा 1 के बच्चे को दिया सवाल, 1-2 बार इसको करके बता दिया कि इस पे लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 2, इसको फिर जोड़ डालो, 1-2 आप बता देंगे, उसको सहायता किया, फिर धीरे धीरे कम सहायता करिए कि बेटा ऐसा करो, ये कितना है अंक? 6 लाइन खींचो। ये कितना अंक है? बताएगा बच्चा 2, तो 2 लाइन खींचो। तो पहले बड़ी सहायता देनी है, पहले उसको अच्छे से सहायता देनी, फिर धीरे धीरे सहायता कम कर देनी, तो इससे भी बच्चा बहुत आसानी से सीखता है। इन्होंने सहयोगात्मक शिक्षा की बात की, ग्रुप लर्निंग की, ग्रुप में रहते हैं तो बच्चे ज़्यादा आसानी से सीखते हैं, और गाइडेंस इसमें बहुत ज़रूरी है। सोशल लर्निंग को महत्व दिया, जेपीडी कॉन्सेप्ट दिया, भाषा और सोच के संबंध दिया। लर्निंग इज ए सोशल नेचर, लर्निंग क्या है? सोशल नेचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहा है इन्होंने, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं अल्बर्ट बंडूरा। कहाँ के थे बंडूरा साहब? कनाडा के थे, कनाडा वाले भाई साहब हैं। 1925 कनाडा के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने भी सोशल लर्निंग थ्योरी के जनक इनको भी कहा जाता है। इस सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के जनक थे कौन? वाइगोत्स्की जो थे सोशल डेवलपमेंट के जनक थे। और अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के थे? कनाडा के, और ये भी सोशल लर्निंग थ्योरी के जनक कहा जाता है। इनका मुख्य सिद्धांत था कि ऑब्जर्व, आप अवलोकन कीजिए, देखिए, समझिए, फिर अनुकरण कीजिए और मॉडलिंग द्वारा सिखाइए। मतलब पहले आप कोई चीज़ बच्चों को, जैसे आप जोड़ सिखा रहे हैं तो बच्चे को जोड़ सिखाइए और बच्चे कहिए कि आपको अवलोकन करे, देखे, फिर उसको अनुकरण करने की, बेटा आओ अब तुम करो। और फिर अगर उसके बाद भी बच्चा, ज़्यादातर बच्चे तो सीख जाएंगे, अगर नहीं आता तो फिर मॉडलिंग करके दिखाइए। मॉडलिंग का मतलब क्या है कि जैसे आप एक सिंपल जोड़ कर रहे हैं, 4 और 6 को जोड़ कर रहे हैं, तो फिर 4 उससे पूछे कि अंक कितना है, यहाँ पे उसको 4 कंचे दे दीजिए, और यहाँ पे बोले कि 6 जितना अंक लिखा है उतने कंचे उठाओ, जितना अंक लिखा है उतने कंचे उठाओ, अब पूरे कंचे को ऐड कर डालो। तो ये मॉडलिंग हो गया, ये मॉडलिंग द्वारा सीखना हुआ। बॉबी डॉल एक्सपेरिमेंट, बच्चों को वीडियो व्यवहार दिखाया गया। बॉबी डॉल एक्सपेरिमेंट क्या था कि जो डॉल थी वो आक्रामक व्यवहार देखा गया, तो जब बच्चे ने आक्रामक व्यवहार देखा तो उसने उसी व्यवहार को कॉपी किया। जैसे कि अगर बच्चे ने चॉकलेट मांग रहा है, अगर आपने उसको चॉकलेट नहीं दी और उसने कहीं देख रखा है कि दूसरा बच्चा जो चॉकलेट नहीं मिलने पे लौट जा रहा है तो उसके पेरेंट उसको उठा के चॉकलेट दे रहे हैं, तो ये चीज़ जो है बिहेवियर कॉपी वो कर लेगा बहुत तुरंत, वो भी उसी तरह से रेट करेगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा और उस चीज़ की डिमांड करेगा। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग स्टेप्स क्या होता है? अटेंशन इसमें होना चाहिए, रिटेंशन मतलब ध्यान देगा, जब ध्यान अच्छा होगा तो रिटेंशन होगा, फिर उसको रिप्रोडक्शन मतलब उसको दोहराया जाए, और मोटिवेशन कुछ ऐसा मोटिवेशन हो जिसको देखकर सीखने का मन करे। ARRM, इसको हो गया अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन और फिर मोटिवेशन। ये 4 चीज़ों पर इन्होंने ध्यान देने का। रेनफोर्समेंट, 2 तरह के रेनफोर्समेंट, मतलब रेनफोर्समेंट आपको बताया कि कोई गिफ्ट वगैरह दिया जाए, तो ये डायरेक्ट रेनफोर्समेंट हो गया, और दूसरों को देखकर बच्चे सीखते हैं। आप शाबाशी दे रहे हैं तो वो भी बच्चे से मोटिवेट करेगा। इन्होंने शिक्षक को कहा कि आप रोल मॉडल बन के रहिए। किसने कहा? अल्बर्ट बंडूरा जी ने। मीडिया का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, इसीलिए आजकल कहा जाता है कि बच्चों को मीडिया, कंट्रोल्ड मीडिया दिखाइए। अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन बच्चे करते हैं अगर वो अच्छा चीज़ देखते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी दी, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया, बिहेवियर कॉग्निशन का मिश्रण था इनका, व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक दोनों का मिश्रित इन्होंने किया। अभी तक जो आपने थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव, ये व्यवहारवाद पे पूरी तरह से व्यवहार को ही फोकस करते हैं, जबकि कॉग्निशन, संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है, सूझ का सिद्धांत जिसको भी कहा जाता है, तो ये थे। इन्होंने बिहेवियर और कॉग्निशन का दोनों का वो दिया, जबकि जीन पियाजे जो थे उन्होंने कॉग्निशन का दिया था, और बिहेवियर का आपको बता दिया कौन कौन दिया था। बिहेवियर का कौन थे? T थॉर्नडाइक, P पावलोव, S स्किनर, TPS याद रखिएगा।
बिहेवियर के TPS, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, आपको प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को। अब आते हैं जॉन बी वॉटसन। वॉटसन जी ने 1878 अमेरिका में जन्म हुआ था। ये भी बिहेवियरिज्म के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने मनी विज्ञान को व्यवहार विज्ञान कहा है, व्यवहार का विज्ञान। केवल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का अध्ययन किया, मन माइंड को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, मतलब मन को इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने एक छोटे बच्चे पर प्रयोग किया, उसको सफ़ेद चूहा दिखाया, ठीक है, और जैसे सफ़ेद चूहा देखा उसी समय कोई ज़ोरदार आवाज़ कर दी। तो अब जो छोटा बच्चा है वो जितनी बार सफ़ेद चूहा देखता वो डर जाता, क्योंकि भले ही वो आवाज़ करे या ना करे, तो बच्चा चूहे को देखकर डरने लगा। ये कंडीशनिंग हो गया। ये भी एसआर, व्यवहारवाद जितने भी होंगे एसआर को सपोर्ट करेंगे, स्टिमुलस रिस्पांस को। तो इन्होंने ये कहा कि डर से भी सीखा जा सकता है, शिक्षा में महत्व व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। तो बच्चे का है, अगर आप उसको डरा कर रहे हैं, आप उसको खुश करके भी इसको सिखा सकते हैं। तो बिहेवियरिज्म की शुरुआत यहीं से होती है, और वातावरण के अनुसार आदत निर्माण करके उसका डेवलपमेंट किया जाता है सीखने की क्षमता का। इन्होंने बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट बच्चे का नाम था जिसको डराया था इन्होंने, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, एसआर, जितने भी व्यवहारवादी होंगे वो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के सपोर्टर होंगे। इन्वायरमेंट इफेक्ट की, बाहर का इन्वायरमेंट बच्चों के सीखने पर बहुत खतरनाक इफेक्ट डालता है। अब सिगमंड फ्रायड के बारे में बात करते हैं। सिगमंड फ्रायड जो है ये बहुत ही गजब के वैज्ञानिक थे। ये इन्होंने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की बात की है। ये इतने इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे कि क्या करते थे, जैसे कोई भी सपना देखते थे तो सपने को लिख लेते थे और उसको लिख कर उसको फिर एनालाइज करते थे। और जब उसको एनालाइज किया तो इन्होंने ये पाया कि वो कुछ ऐसी जो उनके मन में दबी हुई चेतना रह गई है, जो कोई दबी हुई इच्छा रह गई है। अब जो सपने देखते हैं ना, कभी कभी बड़ा अजीब सपना आ गया, तो कहीं ना कहीं वो दबी, इन्होंने कहा कि जो सपने होते हैं ना, दबी हुई इच्छाओं के, मन की दबी हुई इच्छाओं के जनक होते हैं, और कभी भी वो क्लियर नहीं होते, वो बिखरे से होते हैं, एकदम क्लियर कभी नहीं होगा, क्योंकि अवचेतन मन में कुछ चीज़ें सही से गई रहती हैं, कुछ चीज़ें सही से नहीं हुई होती हैं। तो इन्होंने ये कहा कि अगर चीज़ें इंसान के अवचेतन मन तक चली जाए, एक तो चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन, अगर चेतन मन तक अवचेतन तक चली जाए तो सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। 1856 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के समय ही इनकी मृत्यु हो गई। न्यूरोलॉजिस्ट थे, मनोविश्लेषण का जनक इनको कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण का जनक, देखिए अब यही टर्म अलग है, मनोविश्लेषण का जनक, मनोविज्ञान का जनक और दर्शन शास्त्र का जनक, ये अलग अलग है, ये ध्यान दीजिएगा। तो मनोविश्लेषण का जनक इन्हें कहा जाता है, इसको सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। इनका मुख्य सिद्धांत क्या है? अचेतन मन। फ्रायड के अनुसार हमारा मन 3 भागों में होता है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। एक में तो जिसमें चेतना होती है, जिसमें हम सोचते हैं, सब कॉन्शियस होता है जिसमें अवचेतन मन होता है, और अनकॉन्शियस जैसे बर्फ का पहाड़ है, थोड़ा ऊपर दिखता है बाकी अंदर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें छिपी रहती हैं। तो इसमें ईगो, सुपर ईगो, ये सब इच्छाएं जो होती हैं वो अनकॉन्शियस उसमें होती हैं। सुपर ईगो नैतिकता की बात होती है। ड्रीम, सपनों का सिद्धांत। फ्रायड ने कहा सपने दबी हुई इच्छाओं की अभिव्यक्ति, बताया था ना, ये सपने लिखते थे, तो सपने लिखे मैंने सिगमंड, सा से सपना, सा से सिगमंड फ्रायड, ये याद रखिएगा। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम साइकोसेक्सुअल, ओरल एनल फैल्किक लेटेंसी, मतलब जो सेंसुअल आर्गन होते हैं, सेक्सुअल आर्गन होते हैं, वो भी सीखने में हमारी मदद करते हैं। हर स्टेज का पर्सनालिटी पर असर पड़ता है। साइकोलाइसिस थेरेपी की शुरुआत अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। पर्सनालिटी स्ट्रक्चर को समझाया कि किसी की बच्चे की पर्सनालिटी स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसको उन्होंने समझाया। सिगमंड फ्रायड एक महान मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविश्लेषण का जनक कहा जाता था। किसका जनक? मनोविश्लेषण का। उन्होंने अचेतन मन, सपनों और व्यक्तित्व को सुपरगो सिद्धांत किए, मतलब ईगो क्या होता है, अचेतन मन क्या होता है, सपने और व्यक्ति क्या होता है, इसका उन्होंने कई सारे अचेतन मन कैसा होता है उसका इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब भारत में कौन कौन से मनोविज्ञान का किस प्रकार से डेवलपमेंट, तो पूरे विश्व में हो गया, और भारत में डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। देखिए पुराने समय में हमें सबकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम अपनी एजुकेशन से परमानेंट सेटिस्फाइड थे, तो उसमें बच्चे अच्छा कर रहे थे, तो उसमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन समय के अनुसार शिक्षा पद्धतियाँ बदलती चली गई और बहुत ही यांत्रिक हो गई, तो उसके कारण से ये सब नए मनोवैज्ञानिकों का जन्म हुआ, और ये सीखने के लिए बच्चों पे नए नए एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों का सिलेबस बढ़ाए हैं। देखिए इसकी अब इंडिया में कैसे मनोविज्ञान की शुरुआत, 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरुआत हुई और पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। पश्चिमी प्रभाव का ही शुरुआत था। नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? नरेंद्र नाथ, क्या नाम था? नरेंद्र नाथ प्रथम वैज्ञानिक थे। गिरीन्द्र शेखर बोस इंडियन साइको एनालिसिस के जनक थे। प्रारंभिक शोध क्या था? संवेदना पे, अनुभूति पे, रिएक्शन टाइम पे। भारतीय दृष्टिकोण क्या? योग और ध्यान, आत्मा और चेतना, आध्यात्मिक और मनोविज्ञान। आधुनिक विकास
विभिन्न विश्वविद्यालयों में विस्तार से इसकी पढ़ाई होने लगी। अप्लाइड साइकोलॉजी का विकास हुआ शिक्षा, उद्योग, क्लिनिकल क्षेत्र में। तो इस तरह से भारत में क्या हुआ कि कौन थे जनक? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में नरेंद्र सेन गुप्ता, जिन्होंने भारत में मनोविज्ञान की शुरुआत कराई। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया देखिए, जो विभिन्न पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक, कोहलर, पियाजे, वाइगोत्स्की, बंडूरा आदि के सिद्धांतों को हमने समझ लिया। मानव व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को भी हमने समझ लिया। इन विचारकों ने हमें क्या सिखाया, क्या एक्सपेरिमेंट किए और क्या उसके पीछे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, वो सब हमने समझ लिया। और इसको हमने अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इसमें से आपके 5-7 क्वेश्चन डन है और ये आप रट के नहीं याद कर सकते। जब आपको समझ रहेगी तभी आपको ये चीज़ याद कर पाओगे। तो सीखना कभी एक ही तरीके से नहीं होता, हर बच्चा अलग होता है। शिक्षा का कार्य मार्गदर्शन करना होता है, थोपना नहीं। तो एक चीज़ समझिए कि जहाँ भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, वहाँ पे अपने आप को बच्चे के ऊपर थोपना नहीं है। आपको बच्चे के अच्छे से अच्छा वातावरण देकर ये सब थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ने का यही मतलब है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से सिखा सकें। एक टेक्निक, आप सोचिए क्या एक टेक्निक, किसी एक मनोवैज्ञानिक की टेक्निक सफिशिएंट होगी सिखा पाना? नहीं ना। इसीलिए हम सब के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं और एज ए टीचर हम उसको समझे कि हम बच्चे को किस प्रकार से सिखा सकते हैं। खेल को देकर सिखाते हैं, जनरली सब लोग कराते हैं, TLM से दिखाकर, मूवी दिखाकर, बहुत तरह होते हैं बच्चों को सिखाने के। तो इस तरह से हम लोग भी सिखाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अब इस टॉपिक पे हम कुछ नोट्स करेंगे। जो टॉपिक अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मिलके पढ़ा जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब जैसे जो टॉपिक कवर हो जाएंगे तो फिर हम उस पर कुछ क्वेश्चन सीट भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कभी भी हड़बड़ाहट ना हो और आपका बहुत आसानी से पेपर सॉल्व हो जाए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। धन्यवाद।